स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सरकारी बैंक्स लॉसेस का, नुकसान का पिटारा है। सरकारी बैंक्स में बहुत हाई एनपीएस हो गए। सरकारी बैंक्स के लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं। सरकारी बैंक्स क्या फंक्शन करते होंगे, ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो सरकारी बैंक्स की आलोचना करने के लिए नहीं है। इट इज नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स. It's about knowing that how public sector banks have registered higher profits as compared to private sector banks. जी हां, सही सुना आप लोगों ने कि सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों से ज्यादा प्रॉफिट्स रजिस्टर करे हैं। अभी जो क्वार्टर एंडिंग दिसंबर का हुआ है और उसके पहले वाला जो क्वार्टर था Q2 या कैलेंडर ईयर के हिसाब से जिसे Q3 बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट प्राइवेट बैंक से ज्यादा होता है। जानते हैं कैसे? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है और IAS का प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को IAS की तैयारी करवाता है। हमारे कोर्सेज लाइव है प्लेटफॉर्म पे, आप जाकर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स, 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए SIP प्लस यानी कि क्रैश कोर्स। तो जो टॉपिक आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, वो क्या कहता है? व्हाट डज इट स्टेट? दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव रजिस्टर्ड अ हायर प्रॉफिट। तो ये सारी PDFs जो हैं आपको अवेलेबल मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और उसके सिवा आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको खूब जबरदस्त वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा प्रिपरेशन के रिगार्डिंग की। तो मुझसे जुड़े ट्विटर पे फॉर वैल्यू एडेड कंटेंट, और मुझसे जुड़े इंस्टाग्राम पे फॉर इंफॉर्मेटिव, इंफोटेनमेंट ओरिएंटेड रील्स, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट रील्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े। जैसा कि आप जानते हैं, स्टडी IQ आ चुका है अपने न्यू ईयर एंड सेल डिस्काउंट पे, जो कि एक्सटेंड करी गई है 3 दिनों के लिए। आज आखिरी दिन है, 3 जनवरी आज आखिरी दिन है। आज ही आपको रजिस्टर करना है अगर आप 2024 के एस्पिरेंट्स हो, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है कंप्लीट कोर्सेज पे, जो कि 1500 रुपीज एक्स्ट्रा है। अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव, आपको यही कोर्स मिलेगा 17,500 रुपए में, 17,500 ओनली। सो डू रजिस्टर ऑन स्टडी IQ IAS वेबसाइट, और इसी के साथ साथ आप हमारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किस तरीके से ग्रोथ को रजिस्टर करा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किस तरीके से प्रॉफिट्स को रजिस्टर करा। तो ये चीज सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है और इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि सरकारी बैंक नॉर्मली कहे जाते हैं कि लॉसेस में है, लेकिन सरकारी बैंकों ने अपने NPS के साथ क्या करा? क्योंकि NPS तो है, क्या लोन्स को राइट ऑफ करा? अपनी एसेट क्वालिटी को किस तरीके से देखा? क्या एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ है? उसके साथ साथ क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मैनेजमेंट में किसी तरह की तब्दीली या चेंज आया है? इन सवालों के जवाब हम देखेंगे, लेकिन इसी वजह से ये सुर्खियों में बना हुआ है। बात हो रही है सरकारी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कुल मिला के 26,000 करोड़ से प्रॉफिट ज्यादा रजिस्टर करे हैं। द एसेट क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड, their profits have been robust and they have recorded an impressive pace of credit growth in the July to September quarter। यानी कि आपने ग्रोथ जो है वो क्रेडिट में यानी कि लोन्स देने में बहुत मैसिवली रजिस्टर करा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, राइज ऑफ नियरली 50%। अगर जुलाई टू सितंबर 2021 से कंपेयर करा जाए लास्ट ईयर से इस साल पे, तो जो है आपने 50% से ग्रो करा है फ्रॉम द सेम पीरियड अ ईयर अगो, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ है। Public sector banks recorded a combined net profit of 25,000, approximately 26,000 crores in the July to September period as compared to last year। पिछले साल से आधे से ज्यादा है, more than 50% है, which is a massive growth। बहुत बड़ी ग्रोथ जो है वो हमने अचीव करी। तो आप देख सकते हैं इसमें SBI का कंट्रीब्यूशन कितना था, और अगर SBI ग्रो करता है
तो आप ये मान के चल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी बैंकों ने कितना ग्रो करा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन द 3 months टू सितंबर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3 महीने के पीरियड में एसबीआई का सबसे बड़ा ग्रोथ रेट और एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर दिखा है, an increase of 74% over the corresponding quarter of the previous year. जुलाई टू सितंबर 2021 को जुलाई टू सितंबर 2022 से कंपेयर करा है 74%, यानी कि 3/4 ग्रोथ देखी गई है इसमें। इट हैज बीन सीन कैनरा बैंक रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 90%। आप देख पा रहे हैं ये आंकड़े, आप देख रहे हो ये कितने इंप्रेसिव आंकड़े हैं। तो ये जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं, ये डेटा प्योरली ऑथेंटिक डेटा है जो ये बात करता है कि किस तरीके से हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। सो वी आर कंपेयरिंग इट क्वार्टर वाइज, दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर। इंडिविजुअल बैंकों के नाम यहां पे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। बात हमने करी एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो दिसंबर के महीने में यानी कि दिसंबर 21 में 62.27% का प्रॉफिट रजिस्टर कर रहा था, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर है, और इसने अभी जो है रफली 74% का नेट प्रॉफिट रजिस्टर करा है। उसके सिवा आप देख सकते हैं इन सब ने कितने प्रॉफिट रजिस्टर करे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 100% प्लस 102% पे पहुंचा है, कैनरा बैंक तकरीबन 90% पे है, उसके सिवा यूको बैंक जो है 145% पे है, और बाकी बैंकों ने भी अच्छी ग्रोथ को रजिस्टर किया है। तो इसका मतलब यह है कि सारे बैंक्स अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ऑल बैंक्स आर परफॉर्मिंग वेल। किस चीज ने इन प्रॉफिट्स में राइज को रजिस्टर करा है, यानी कि किन ऐसे फैक्टर्स की वजह से यहां पे हमने राइज देखा है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखें व्हाट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स राइज इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स की तरफ जो है क्या चीज कंट्रीब्यूट करती है कि वो राइज करें। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि प्रॉफिट्स किस तरीके से राइज करे हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज कॉर्पोरेट बोरोइंग। द फर्स्ट फैक्टर इज कॉर्पोरेट बोरोइंग, यानी कि बोरोइंग बाय कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स यानी कंपनीज द्वारा लोन्स लिए जाना। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बड़ी आम सी बात है कि कॉर्पोरेट्स ने लोन लिया है। बात बिल्कुल सही है कि कॉर्पोरेट्स ने लोन्स लिए हैं, वो पहले भी लेते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों में जो कॉर्पोरेट्स को लेंड करने का मार्केट था वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा चुका था। और अब जो हुई है चीज वो ये है कि पब्लिक सेक्टर हैज रिक्लेम्ड दैट मार्केट, कि जितने कॉर्पोरेट्स प्राइवेट सेक्टर की तरफ ड्रिफ्ट हो गए थे वो वापस पब्लिक सेक्टर की तरफ आ गए। सो कॉर्पोरेट लेंडिंग हैज इंक्रीज्ड बिकॉज कॉर्पोरेट बोरोइंग्स थ्रू PSU, PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव इंक्रीज्ड। ये चीज बढ़ गई है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ ज्यादा फोकस है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट इनकम। भाई बहुत लाजमी चीज है। इंटरेस्ट इनकम्स का मतलब यह हुआ कि अगर आप कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लेंड करोगे या कॉर्पोरेट्स आपसे ज्यादा बोरो करेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो पे करेंगे ही करेंगे, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। और इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंक की अर्निंग है, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द अर्निंग ऑफ बैंक्स, कि इसकी तरफ जो है बैंक्स अर्न कर रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी। लेकिन जो हमारे डिपॉजिट्स है बैंक्स में, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में हो, उसमें बैंक्स ने ज्यादा इंटरेस्ट पे करना शुरू नहीं करा। सो बैंक्स आर नॉट पेइंग हाई इंटरेस्ट बट बैंक्स आर अर्निंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। So this figure is called as net interest margin. I repeat, this is termed as net interest margin. Net interest margin जो बैंक्स का है वो काफी अच्छा है, it is high. Net interest margin जो है वो बैंकों का कम हो सकता था अगर बैंकों ने डिपॉजिट्स पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना शुरू करा होता तो। करा है ज्यादा इंटरेस्ट रेट, लेकिन उतना नहीं है जितनी बैंक की कलेक्शन है। So this is the second factor that has contributed towards increase in banks' profits. Followed by that, the last is what you already know is gross non-performing assets. Non-performing assets जो हैं वो definitely कम हुए हैं। Non-performing assets के कम होने के क्या-क्या reasons हैं वो मैं आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा,
लेकिन ये जो तीन फैक्टर्स हैं, प्राइमरीली इन तीन फैक्टर्स की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो बढ़ा है, इट हैज इंक्रीज्ड. सो वी आर लुकिंग एट ऑल थ्री फैक्टर्स वन बाय वन. तो फर्स्ट फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, इन अटेम्प्ट टू रिक्लेम मार्केट शेयर लॉस टू प्राइवेट पेयर्स इन द पास्ट 4 to 5 years, पिछले 4-5 सालों में. इंटरेस्ट इनकम विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस यानी कि लोन्स एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैज सीन अ शार्प ग्रोथ. इसमें बढ़ोतरी देखी गई है. लेकिन banks have been able to pass on a higher rate to borrowers. Their deposit cost have risen only marginally. डिपॉजिट कॉस्ट का मतलब है जो पैसा हमने डिपॉजिट करा, जिसकी वजह से उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी हाई है. देखेंगे आप, हैव अ लुक एट दिस ग्राफ. इस चार्ट को देखिए. नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है सितंबर के महीने में 3% से ऊपर है सारे बैंकों के. ये नेट बचता है बैंक को. नेट बचने का मतलब है कि आपने कितना कमाया और आगे कितना पे करा, उसके बीच का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट है. सो दीज आर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स. पहले देखिए कम थे दिसंबर के महीने में, मार्च में बढ़े, जून में बढ़े, अब सारे बैंकों के 3% प्लस है. पहले कुछ कुछ बैंकों के 2 से 3% के बीच में थे. दिस इज हाउ दे हैव इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स. ये एक रीजन है या ये एक वजह है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बूस्ट करे हैं. और उसके सिवा आप देख सकते हैं कि जो बैंक्स लिस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उन सबके शेयर प्राइसेस ने भी ग्रोथ देखा है. तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स टू रिकॉर्ड हाइज. इट हैज प्रोपेल्ड द निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स टू रिकॉर्ड हाइज. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स हैज परफॉर्म्ड बेटर देन द बेंचमार्क इंडिसेस सो फार दिस ईयर. इसको बेटर परफॉर्मेंस में लाया गया है. इट हैज परफॉर्म्ड बेटर बिकॉज ऑफ बैंक्स प्रॉफिट. भाई कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा स्टॉक मार्केट में कंपनी उतनी बढ़ेगी, उसका शेयर प्राइस और स्ट्रांग होगा, इट वुड बी स्ट्रॉन्गर. सो इट हैज आल्सो डन बेटर देन द ओवरऑल निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स. निफ्टी की बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है निफ्टी की पीएसयू इंडेक्स ने. यानी कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस की जो निफ्टी इंडेक्स है, अगर सिर्फ उनको देखा जाए, देखिए इट हैज परफॉर्म वेल 43,000. सो दिस इज समथिंग वेयर इट हैज बीन परफॉर्मिंग. ये सिर्फ बैंकों की इंडेक्स है, तो ये स्टैटिक चल रही थी और ये 43,000 पे आके 2023 में या 2023 की शुरुआत में इतनी आके यहां पे रुक गई है, विच इज वेरी गुड. इट इज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल. सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई द प्रॉफिट्स आर राइजिंग. और इसकी वजह से जो चीज हो रही है वो ये हो रही है कि हमें देखने को मिल रहा है दैट हाउ आर वी गोइंग फॉरवर्ड, एंड वो चीज किस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इंपैक्ट पूरे स्टॉक मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में लेकर आ रही है. और लास्टली आप देख पा रहे हैं फॉल इन जीएनपीएस, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में अगर घटा है वो, इसका मतलब ये है कि बैंकों की या तो रिकवरी बढ़ गई होगी. भाई बैंक्स ने लोन को रिकवर करा होगा ना. नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है मेरा एसेट मेरे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है. क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? क्योंकि रिकवर नहीं हो रहा है. रिकवरी हो गई होगी, इट वुड हैव रिकवर्ड. या मेरे जो पुराने एनपीएस चले आ रहे हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के तहत, उनको मैंने राइट ऑफ कर दिया है. So as an example, Canara Bank's GNPA ratio has fallen from 7.8% to 6.37% in a span of 9 months. And Union Bank of India's GNPA ratio has declined from 11.6% to 8.45%. तो इसका मतलब बैंक्स अपनी बैलेंस शीट क्लीन कर रहे हैं. एनपीएस के करने का मतलब यह है कि या तो आपको पैसा रिकवर हो गया है या आपने पुराने लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है. तो एसेट क्वालिटी, यानी कि जो मैंने लोन दिया वो मेरी एक एसेट है, उसकी क्वालिटी जो है वो और बेटर हो रही है. एंड एज जीएनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांसेस हैज सीन अ सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट. उसमें जो है सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट देखा गया है. आप देखिए यहां पे इस चार्ट को, जीएनपीए रेशो इट हैज डेफिनेटली बिकम बेटर. तो जीएनपीए रेशो आप देख सकते हैं सितंबर 2022 का, इसको कंपेयर करें दिसंबर 2021 से. तो दिसंबर 2021 में लेट्स से फॉर एग्जांपल कैनरा का देखें 7.8% था. सितंबर 2022 में जो है 6.37% है जीएनपीए रेशो. उसके बाद आप देख सकते हैं एसबीआई का 4.5% था, 3.52% है. तो एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए टू टोटल रेशो. अब इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है, मेजर्ड एज जीएनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांसेस हैज सीन अ सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट. कितना एनपीए है एज कंपेयर टू टोटल एडवांसेस, जो टोटल लोन्स दिए हैं उसका कितना परसेंटेज एनपीए है, वो चीज यहां पे दिखती है. वो जो है अगर बेटर हुआ है, मतलब वो कम हुआ है,
तो इसका मतलब बैंकों ने कम एनपीए देखना शुरू किया है, विच इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो बैंकों का जो कम एनपीए है वो किस तरीके से दिखता है या वो कैसे उसका इंपैक्ट होता है, ये जानेंगे इस सेगमेंट में। तो जीएनपीए में फॉल देखा गया, एनपीएस में फॉल किस तरीके से देखा गया, ये समझते हैं इस सेगमेंट में। लेट्स अंडरस्टैंड। The first factor is, or the first reason is ECLGS। आप लोगों में से कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये कोविड में बहुत मशहूर हुई। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है बेसिकली, जो बहुत छोटे स्तर पे बिजनेस चलाता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसको रोज की इनकम, रोजमर्रे की इनकम चाहिए या बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए इनकम चाहिए, नहीं तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। मतलब उसके पास 3, 4, 6 महीने के रिजर्व्स नहीं होते, उसको बिजनेस चलाने के लिए रोज के रिजर्व चाहिए होते कि रोज इतना सप्लाई खरीदो, बेचो, जो पैसा बचे फिर उससे अपना खर्चा चलाओ। उस तरीके से वो काम करते हैं। तो रोजमर्रे के ऐसे खर्चों को जो चाहिए होते हैं बिजनेस चलाने के लिए, उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एमएसएमईज को चाहिए था कोविड लॉकडाउन खुलने के बाद, ताकि वो बिजनेस चालू कर सके, क्योंकि बिजनेस चालू 3 महीने से तो बिजनेस बंद है। अब शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए, यू नीड मनी। तो वो जो वर्किंग कैपिटल है वो लोन के तौर पे उनको दिया जाएगा, जो मुद्रा बैंक, सिडबी बैंक, बाकी के बैंक जो है वो देने लगे। अब अगर वो देने लगे तो उस लोन का गारंटर कौन होगा? मतलब आपको रिकवर भी तो करना है वो लोन, बैंक ऐसी थोड़ी लोन दे देगा। उसका गारंटर कौन होगा? तो भारत सरकार ने उसकी गारंटी अपने ऊपर ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took the guarantee of those loans which are taken by the MSME sector on its own shoulders, कि अगर वो रीपे ना कर पाए तो हम आपको रीपे करेंगे। और कमाल की बात यह है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में जितने लोन्स दिए गए उसकी रिकवरी 80% तक देखी गई। इट वाज अप टू 80%, मोर देन 80% इन फैक्ट। इसका मतलब मैक्सिमम लोगों ने लोन्स जो लिए वो रीपे कर दिए, और टाइम पे रीपे करे। ये पहले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के आंकड़े हैं। दिस इज व्हाट वाज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, द फर्स्ट फैक्टर, एंड फॉलोड बाय दैट द सेकंड वाज लोन्स रिटर्न ऑफ। लोन्स को राइट ऑफ कर दिया गया। ये दूसरा तरीका है, बड़ा लाजमी है, कि जो लोन्स आपने एक्सटेंड करे एज अ बैंक, मैं बैंक हूं, मैंने लोन दिया, वो लोन मेरे पास रिकवर नहीं हुआ, तो मैंने उस लोन को राइट ऑफ कर दिया, यानी कि वो मेरी बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। अगर वो चीज मेरी बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे बुक्स को, मेरे अकाउंट्स को बेटर करती है। इट मेक्स माई अकाउंट्स बेटर। So these were the two factors which led to what? Which led to fall in gross non-performing assets of banks. GNPA के fall में इन दो factors का maximum contribution था। देखिए ECLGS, तो ECLGS क्या कहता है? What does it state? It is a scheme to help borrowers tide over the challenges posed by pandemic by providing 100% guarantee to lenders। 100% की गारंटी है जो कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत प्रोवाइड करी गई, और इट सीक्स टू प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ टू द एमएसएमई सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल क्रेडिट एट लो कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट पे, thereby enabling MSMEs to meet their operational liabilities and restart their business। operational liabilities को working capital कहा जाता है। Later on it was extended to other sectors like hospitality, travel, tourism, but start इस चीज से हुआ था कोविड-19 में। और खास बात यह है जो कि हम रिकवरी देखते हैं। The study showed that repayment commenced in 3 months, 3 महीने में 38% अकाउंट्स within 3 months from availing the facility। मतलब लोगों ने उधार लिया, 3 महीने में रीपे करना भी शुरू कर दिया, and went up to 82% in a year। सोचिए, साल भर में 82% पैसा आपका रिकवर हो गया, कितनी बड़ी बात है। The repayment rate has improved in the case of borrowers who availed ECLGS compared to overall repayment trends in the MSME market। तो जितने लोगों ने ECLGS में पैसा लिया उनका रिकवरी रेट बाकियों से हाई है।
एंड फॉलोड बाय दैट इज लोन्स रिटन ऑफ। ये आप जानते हैं, लोन्स वर्थ 7 लाख करोड़ रुपए, 7 trillion rupees have been written off by public sector banks in the past 5 years. Write-offs are also one of the reasons to report lower bad loans. These were the two reasons that contributed to lower bad loans. तो इसी तरीके से हम बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स और इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे आने वाले SIP प्लस बैच में, क्योंकि ये यूजफुल रहेंगे फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस टॉप फैकल्टीज द्वारा सिर्फ और सिर्फ 200 घंटों में आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। बैच जो है वो शुरू हो रहा है 5 जनवरी से 3 बजे, और जैसा मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा सेल की आज लास्ट डेट है, तो सब्सक्राइब करें आज ही मेरा कोड यूज करके। माय कोड इज सांघी लाइव, और ये SIP प्लस बैच जो है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5500 रुपीज में अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। तो 5500 रुपए का बैच है, मतलब एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो यू वुड गेट दिस डिस्काउंट। बैच शुरू होने वाला है परसों 3 बजे से, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। इट वुड बी हाईली यूजफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर आइंग 2023 अटेम्प्ट। प्रीलिम्स के लिए वन स्टॉप शॉप इज SIP, मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखें भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए जिसकी वजह से बैंक्स की रिकवरी बेटर हुई, या बैंक्स के NPAs कम हुए, या बैंक्स की फंक्शनिंग और इफेक्टिव हुई। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस सेगमेंट में मिलेंगे। द ओवरऑल हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हाउ डिड इट इंप्रूव, ये चीज कैसे इंप्रूव हुई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जब हम इस बारे में बात करते हैं, सो देयर आर प्राइमरली 3 थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। 3 चीजें हैं। पहली चीज है, उसे कहा जाता है एसेट क्वालिटी रिव्यू, AQR, एसेट क्वालिटी रिव्यू। फॉलोड बाय दैट इज टेन्योर ऑफ बैंक चीफ्स। बैंक के जो टॉप हॉन्चोज होते हैं, चीफ्स होते हैं, उनका टेन्योर ये कैसा होना चाहिए। एंड लास्टली इज ECL GS स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये 3 फैक्टर्स हैं which have led to, or which are the steps taken by government to make sure that the banking system is improved. बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंप्रूव होता है। तो इन 3 स्टेप्स में से जो पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है एसेट क्वालिटी रिव्यू। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एसेट क्वालिटी रिव्यू। तो क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन। एसेट इज लोन्स एक्सटेंडेड बाय बैंक, बैंक द्वारा एक्सटेंड करे गए लोन्स आर एसेट्स। इन एसेट्स को स्टडी करो। यही एसेट्स जब रिकवर नहीं हो पाते तो इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट NPAs, हम इनको NPAs कहते हैं। तो ये होता है एसेट। इसकी क्वालिटी स्टडी करने को मतलब ये है, हम देखते हैं दैट इफ द एसेट इज परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग, यानी कि आप डिफॉल्ट के टाइम पे नोटिस करें कि एसेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि कहीं ये आगे चल के डिफॉल्ट हो, या मतलब जब तक हजारों करोड़ों का डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है ना, स्टूपिडिटी सी बात है। आप इतने बड़े बड़े बैंक इतने सालों से चला रहे हो और आपके क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं है कि एसेट जो है आपको तब पता चलता है जब इंसान 10,000 करोड़ का डिफॉल्ट करके लंदन में बैठा होता है। तो क्वालिटी, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, you have to review this. For this, a proper system made by the government, authorized by the government, has to be put in place. Asset quality review. तो एसेट क्वालिटी रिव्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हेल्थ को बताएगा, उनकी ओवरऑल फंक्शनिंग को बताएगा। अगर लॉसेस भी हैं, अगर रिकवरी नहीं हो रही है, मतलब अगर NPA भी है, तो भी आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यह चीज 2010 से 2014 में बहुत बड़ी थी। 2014 के बाद से लेके आज तक ये कुछ हद तक कंट्रोल हुई है, चाहे वो राइट ऑफ के बेसिस पे और नए NPAs को रोकने के बेसिस पे। So these are the things that we are going to understand under AQR
A large sample of loans is inspected. भाई कैसे पता चलेगा मेरे एसेट की क्वालिटी कैसे है? देखो किसको लोन दिया और वहां से रिकवरी है या नहीं है. To check if asset classification was in line with the loan repayment and if banks have made provisions adequately. कि क्या बैंकों ने ढंग के प्रोविजंस करे हैं, मतलब रिकवरी के लिए कदम उठाए हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज AQR, which is a special exercise at the behest of RBI done with each and every bank by the RBI to inspect and check the bank books. ये चीज करने के लिए काम किया गया है. तो PSBs have reported a high loan growth of almost 17% इन 4 साल में. मतलब लोन ग्रोथ जो है वो हुई 17% 2010 से 14 में. अच्छी बात है, लोन ग्रोथ होगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन इसकी रिकवरी भी तो देखो. ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 टू एड्रेस द वोज ऑफ द बोरोवर्स, द नॉर्म्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ NPS वर रिलैक्स्ड. ये NPS को मत रिकॉग्नाइज करो क्योंकि हमें इकोनॉमी चलानी है. The relaxation meant that they were classified as standard rather than non-performing asset and did not require the provisions that the bad loans attract. So the extended regulatory forbearance post the GFC led to evergreening of loans and hit the banking sector's vulnerability. Banking sector की vulnerability हो गई कम. मतलब अब बैंकिंग सेक्टर की vulnerability छुप गई, कम नहीं हुई, छुप गई. आपको पता ही नहीं था कि वो vulnerable है या नहीं है. तो आफ्टर कंटिन्यूइंग forbearance for 7 years, कि forbearance का मतलब ये होता है कि बैंक्स जो हैं वो NPS जब होने वाले होते हो तो उसे NPA को क्लासिफाई नहीं करते, उसको स्टैंडर्ड एसेट मानते हैं. रेगुलेटरी फॉरबेरेंस की छोड़ दिया, फॉरबेयर कर दिया. सो एसेट क्वालिटी रिव्यू टू नो द ट्रू स्टेटस ऑफ बैंक्स NPAs. द रिव्यू रिजल्टेड इन रिकॉग्निशन ऑफ बैड लोन्स रिजल्टिंग इन अ बिग स्पर्ट इन NPAs इन 2017-18. ये चीज करी गई थी. तो उस ग्राफ में आप देखें द राइज एंड फॉल ऑफ बैड लोन्स की NPA का परसेंटेज 2011 में 2.4 था, 2014 में 4% था, बढ़ते बढ़ते 11.5% तक पहुंचा और अब वापस कंट्रोल होके तकरीबन 6% पे आ चुका है. इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6%. तो इंपैक्ट क्या है कि कुछ बैंकों के रिकॉर्ड लॉसेस थे वो कम हुए. रिकॉर्ड लॉसेस वर पोस्टेड इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016. देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 3,230 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक के 5,400 करोड़, IDBI के तकरीबन 1,400 करोड़. तो ये रिकॉर्ड लॉसेस थे. ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर इंपैक्टेड, while the impact in the private sector was limited to biggies such as ICICI and Axis Bank. वो सिर्फ बड़े में था. तो इस चीज को 6 साल में 2016 से 2022 तक कंट्रोल करा गया है और लेवल पे लाया गया है. तो since then there has been improvement in the asset quality of banks, क्योंकि इतने रिकॉर्ड लॉसेस नहीं होने चाहिए. So the regulatory forbearance was again rolled out during the pandemic. कि आप NPS को रिकॉग्नाइज करने के रिलैक्स कर दो नॉर्म्स. This has to be relaxed. So this was done. तो इस वजह से बैंकों की जो फंक्शनिंग है वो और बेटर हुई और बैंक्स ने अपनी रिकवरीज को बेटर करा, NPS को रिड्यूस करा और लोन्स की स्टडी करके, एसेट क्वालिटी को रिव्यू करके आपने लोन्स देना शुरू करे. तो मैक्सिमम तो ये चीज थी विद रिस्पेक्ट टू दिस. उसके सिवा बैंक के मैनेजर्स का टेन्योर जो है वो बेटर करा, डबल कर दिया, ऑलमोस्ट 10 साल कर दिया, जिससे कि जो अच्छे लोग हैं वो लंबे समय तक टिके. Retirement age unchanged at 60 years, but the tenure of bank chiefs has almost doubled to 10 years. तो ये जो है कंटिन्यूटी लाएगा डिसीजन मेकिंग इन PSU बैंक्स. ऐसा ना हो कि कोई सीनियर आदमी है वो कुछ डिलीवर कर रहा है लेकिन होते होते जो है वो चीज नीचे आ गई. PSU बैंक्स जो है जब तक एक आदमी ने एक्शंस लिए तब तक जो है वो तब तक उसका तबादला हो गया, चेंज हो गया, रिटायर हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये चीज है. तो एंड में आते हैं, समझते हैं पब्लिक बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक्स क्या चीज कही जाती है. फाइनेंशियल ईयर 15 टोटल प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओवरटुक दैट ऑफ द पब्लिक सेक्टर पेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. ये 2015 में हुआ था एंड टेबल्स हैव टर्न्ड. समय का चक्र घूम के वापस आ गया है. द गैप हैज वाइडन्ड सिंस ऑल्दो PSU बैंक्स आर इन मच बेटर शेप एट द मोमेंट. PSU बैंक्स जो है वो बेटर है. तो आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है कितने लॉसेस में थे, 66,000 करोड़ के लॉसेस में थे, वो 26,000 करोड़ के नुकसान में आए. आज जो है 31,000 करोड़ के प्रॉफिट में है सरकारी बैंक, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी प्रॉफिट में है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर बैंक से बेटर है. नेट प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट बैंक्स इन करोड़ दिया हुआ है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन सीइंग एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी आर प्राउड ऑफ. So from 70% in 2016, it now stands at 54.8% of aggregating outstanding loans, which is a better position क्योंकि अब हम loans जो है वो better quality लोगों को दे रहे हैं and that is impacting us in a proper fashion. तो आगे चल के हमें यही चीज मेंटेन करनी है
कि कैसे इस चीज को और बेटर करा जाए और कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उसकी फंक्शनिंग को बेटर करा जाए। तो जो हमने अभी पढ़ा है, जैसा मैंने आपको बताया, वी वुड सम इट अप, पूरा का पूरा फंक्शनिंग हम सम अप करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव रिपोर्टेड और रजिस्टर्ड हायर प्रॉफिट्स एज कंपेयर्ड टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन लेस देन 1 मिनट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंक्रीजिंग टेन्योर ऑफ बैंक चीफ्स, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इन इनिशिएटिव्स की वजह से उन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करे तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए के एक क्वार्टर में, जुलाई टू सितंबर, और राइज ऑफ नियरली 50% फ्रॉम द सेम पीरियड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर। 2021 के Q2 के कंपैरिजन में 2022 के Q2 में आपने 50% से ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर करी, जो कि प्राइवेट बैंक से भी ज्यादा थी। तो रीजन क्या है? लेंडिंग टू कॉर्पोरेट्स बेटर हुआ, जो कॉर्पोरेट्स प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले गए थे वो वापस सरकारी बैंकों की तरफ आए। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम्स, ये बैंकों की बढ़ी, जाहिर सी बात है क्वालिटी लोगों को लेंड करोगे तो इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़े। उसके साथ साथ पुराने लोन्स को आपने राइट ऑफ करा, एंड दिस इज हाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर एबल टू रजिस्टर हायर प्रॉफिट्स। सो हमारा SIP प्लस बैच और फुल बैच जो है वो लाइव है। सांघी लाइव कोड है, कोड एक ही है, आप जानते हैं, इसको लगाएं। आज लास्ट डेट है स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर का, तो फुल बैच सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए में है। SIP प्लस बैच 5,500 रुपीज में है। इसको सब्सक्राइब करें और ये PDFs जो हैं ये अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, यहां पर आके मुझसे जुड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।